नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। और हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात कर रहे थे। वहाँ से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किसी भी तरह की बातें थी जो थीं, उन पे हम पर चर्चा कर रहे थे। कुल मिलाकर के अभी तक इस सीरीज के 3 वीडियोस आ चुके हैं और हमारा प्रयास है ये वीडियो थोड़ा लंबा रखेंगे इसको। अब 12-14 मिनट में तो बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा उससे लंबा करेंगे ये वीडियो। और इसके बाद एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे और इस वाले चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी भी ये संभवतः 25वां या उससे ज़्यादा 25वां या 26वां वीडियो होगा। और यहाँ तक आते आते हमने अभी उत्तर प्रदेश को आधा कवर कर पाया, आधी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। लेकिन हाँ, इस बात का हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपने इन वीडियोस के थ्रू उत्तर प्रदेश को पूरा कवर किया, तो फिर उत्तर प्रदेश से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं, ये तो निश्चित है। हालांकि प्रयास ये भी किया है कि समय कम लगे, वीडियोस की संख्या भले ही 25-26 पहुंच रही है, लेकिन उनमें से कोई भी वीडियो 1 घंटे का नहीं। 15 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट ऐसे वीडियोज हैं। तब ऐसे वीडियोज हैं तो संख्या तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन स्टडी आपकी बहुत समय भी नहीं ले रही। जितना आवश्यक है और जितना कम समय में हो सकता है हम उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीछे हमने जहां तक बात कर ली थी उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे हम पहुंच गए हैं कहाँ? हम लोग पहुंच गए हैं संभल। ठीक है, संभल के बारे में क्या है, बहुत ज्यादा बातें संभल के बारे में आपको याद भी नहीं रखनी। 2-3 बातें हैं वो आप याद रख लेंगे संभल के बारे में। आज हम ऐसे ही बात करेंगे, कोई जरूरी बात होगी तो ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे ही बात करेंगे। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि संभल का नाम जब आता है तो प्राचीन भारतीय इतिहास में संभल का नाम आपको देखने को नहीं मिलता। संभल का नाम आपको देखने को मिलता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी स्पेशली जब संभल का नाम आता है तो नाम आता है फिर मुगल काल। मुगल काल के दौरान संभल एक महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करता था, और चूंकि इक्ता था तो उसकी अपनी एक अहमियत थी, तो इसलिए संभल थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आप संभल को याद रखें। यहाँ पे एक जामा मस्जिद है, और बाबर की जब मृत्यु हुई तो हुमायूं ने यहाँ का जो इक्ता था संभल का, वो अपने भाई को दे दिया और उसके भाई का नाम था अस्करी। ठीक, तो यहाँ का अगर कोई मेन इक्तादार, कभी कोई बात आ जाए कि मेन इक्तादार कौन था, तो मेन इक्तादार हुआ करता था अस्करी। और अस्करी कौन था? बाबर का पुत्र और हुमायूं का भाई। ठीक है, तो इतनी बात आपको संभल से संबंधित याद रखनी है। संभल के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण जगह आपको देखने को मिलेगी वो है कौन सी? वो है सामूगढ़। सामूगढ़ का नाम भी प्राचीन भारतीय इतिहास में कहीं महत्वपूर्ण नहीं है। अगर सामूगढ़ का नाम कहीं पे महत्वपूर्ण है तो वो भी फिर मुगल काल में आकर ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 बातें केवल याद रखनी है सामूगढ़ से संबंधित। पहली बात तो ये कि इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो आगरा के समीप है, एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, इसीलिए सामूगढ़ इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न ये हो सकता है कि सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये उत्तराधिकार का युद्ध था, और इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह का युद्ध हुआ था। औरंगजेब की तरफ से उसका दूसरा भाई जो था मुराद, वो भी लड़ा था, और दूसरी तरफ दारा शिकोह की शाही सेना थी। एक तरफ दारा शिकोह, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद की सेना थी। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ था कि औरंगजेब इस युद्ध में विजयी रहा था और दारा शिकोह को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो सामूगढ़ के बारे में केवल और केवल इतनी बात आपको याद रखनी है। अब अगली एक और महत्वपूर्ण जगह आ जाती है और उस जगह का नाम है सिकंदरा। सिकंदरा के बारे में क्या याद रखना है? सिकंदरा की पहली खासियत यह है कि जब आगरा से आप मथुरा की तरफ चलते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है सिकंदरा। बहुत ज्यादा दूरी नहीं, आगरे से 10-12-13 किलोमीटर आगे मथुरा की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहां पे एक जगह पड़ती है सिकंदरा। और सिकंदरा का सीधा सीधा संबंध मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध राजा के साथ है, सबसे प्रसिद्ध
सम्राट के साथ है जिसका नाम था अकबर। ये पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, मेरे पीछे जो आपको इमारत दिख रही है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख पा रहे हैं, ये इमारत दरअसल क्या है, ये इमारत है अकबर का मकबरा। और आपसे रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट बात कोई पूछी जाएगी तो वो यही है कि भाई अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ स्थित है, आगरा। और शुरुआत इसकी जो थी वो तो पहले ही हो गई थी। एक प्रश्न अगर बहुत डीप बनाया जाए तो वो ये बनाया जा सकता है कि सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उसको पूरा किसने करवाया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरा किसने करवाया था, तो उत्तर आपका हो जाएगा जहांगीर। यानी इसको पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है, जहांगीर का। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको यहाँ से संबंधित याद रखनी है कि अकबर के मकबरे को पूरा करवाया जहांगीर। और अकबर के मकबरे का जो डिजाइन है, अकबर के मकबरे की जो स्थापत्य कला है, वो बौद्धों की जो स्थापत्य कला है उसके काफी समीप है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है आपका, वो आपको याद रखना है। अगली एक और जगह है, उसका नाम आप याद रखेंगे, उसको भी देख लो। अगली जगह है, उसका नाम है हुलास। हुलास की खासियत क्या है, हुलास जो है वो सहारनपुर जिले में है। पहली बात तो ये याद रखनी है, हुलास की खासियत क्या है, हुलास जो है वो सहारनपुर जिले में है। और इसका जो संबंध है वो हड़प्पा काल से, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खुदाई की हुई कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं काहे के, धान की खेती के। ठीक है, धान की खेती के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, किस जगह से, हुलास से। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये है कहाँ, हुलास सहारनपुर जिले में है। ठीक है, दो बातें मुख्यतः आपको यहाँ से याद रखनी, एक तो ये सहारनपुर जिले में है, दूसरी धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और तीसरी बात ये जो जगह है वो किस काल से संबंधित है, ये जगह संबंधित है हड़प्पा काल से। बस इतनी सी बातें आपको कुल मिलाकर के हुलास से रिलेटेड याद रखनी है। अब कंफ्यूजन एक जगह होता है, अभी आपने पढ़ा हुलास जो कि सहारनपुर में है, हड़प्पा से संबंधित है, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी एक और जगह निकल के आ जाती है जिसका नाम है हुलास खेड़ा। अब ये हुलास खेड़ा आपको कैसे याद रखना है भाई, वो तो है सहारनपुर में हुलास, और हुलास खेड़ा कहाँ है, लखनऊ के पास। पहली बात तो ये याद रखनी है कि हुलास खेड़ा जो है, हुलास खेड़ा वो कहाँ है, वो लखनऊ के पास है। और यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं वो काफी पुराने मिले हैं, कुषाणों के, गुप्तों के, उस काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हाथी दांत की कंगी मिली है, और लोहे की कुछ आकृतियां मिली हैं जो अंडे जैसी हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें गेंदे जैसी हैं, अंडे जैसी आकृतियां हैं लोहे की, वो मिली हैं। वो कहाँ है, हुलास खेड़ा। तो हुलास और हुलास खेड़ा मैंने दोनों इसलिए बताए कि इनकी स्थिति को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है। ये संबंधित है किससे, कुषाण काल से लेकर के, कुषाण वंश से और गुप्तों तक, कुषाण और गुप्त वंश, इनका मिलता है यहाँ पे। और हुलास में क्या मिलता है, हड़प्पा का मिलता है, वो सहारनपुर में है, ये लखनऊ है। वहां धान की खेती मिलती है, यहाँ 17 अंडे मिले हैं काय के, लोहे के। बस ये महत्वपूर्ण बातें आपको दोनों को लेकर के याद रखनी है जो जरूरी है। अब बड़ी महत्वपूर्ण जगह एक आ जाती है और वो है मथुरा। अब हम कृष्ण की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा में। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, ये सब आपको समझना है। वहां पे क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो देखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो मथुरा है वो जो सप्तपुरियां हैं, जिनका भारतीय धार्मिक परंपरा में बड़ा महत्व है। तो पहली खासियत तो ये है कि ये मथुरा जो है वो सप्तपुरी में से एक है। सप्तपुरियां जो है उनमें से एक जो है वो मथुरा है। पहली तो महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसका उल्लेख आपको बहुत पहले मिलता है। कितना पहले, जब महाजनपद काल था तो महाजनपद काल के समय भी मथुरा का उल्लेख मिलता है। और उस समय एक महाजनपद हुआ करता था जिस महाजनपद का नाम था सूरसेन। उस महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करता था। तो दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट है कि एक महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम क्या था, सूरसेन महाजनपद का नाम था। और उस सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करता था मथुरा। ठीक है, एक तो ये पहला, सात जो सप्तपुरियां हैं उनमें से एक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। यहां से
जो एक यूनानी शासक था मिनांडर, उसके सिक्के भी मिले हैं। महत्वपूर्ण बात, एक यूनानी शासक था मिनांडर, उसके सिक्के मिले। मिनांडर के सिक्के कहां से मिले हैं? मथुरा से मिले हैं। पहली चीज सप्तपुरियों में से एक है। दूसरी चीज मथुरा से संबंधित क्या है कि ये महाजनपद काल में सूरसेन नामक महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। और तीसरी बात, मिनांडर के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, आजकल तो मथुरा को जाना जाता है काहे के लिए? स्पेशली वहां पे जो पर्यटन है, कृष्ण भक्ति से संबंधित जो धार्मिक पर्यटन है, उसके लिए मथुरा प्रसिद्ध है। लेकिन पुराने समय में मथुरा का जो नाम था वो स्पेशली नाम हुआ करता था एक उद्योग के लिए। और कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। ठीक है, मथुरा का नाम स्पेशली काय के लिए होता था? वस्त्र उद्योग के लिए होता था। ये बात भी याद रखें। और ये बात एक जगह और महत्वपूर्ण हो जाती है, जब प्राचीन काल में आप कन्नौज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, कन्नौज के संबंध में बात करते हैं, तो उधर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आज अगर आप कन्नौज के बारे में बात करेंगे तो आप बात करेंगे कन्नौज के इत्र के बारे में। लेकिन प्राचीन समय में कन्नौज फेमस था अपने सूती वस्त्र उद्योग पे। तो ये बात भी याद रखें कि अलग अलग दौर में, अलग अलग टाइम पीरियड में जो कार्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जो उद्योग हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, स्थान एक ही हो। जैसे आज कन्नौज में इत्र प्रसिद्ध है, वैसे ही प्राचीन काल में कन्नौज में सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध था। तो ये चीजें बदल सकती हैं। यहाँ बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। एक शासक थे वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने यहाँ पे एक भव्य कृष्ण मंदिर बनवाया था। और बताया जाता है कि उस भव्य कृष्ण मंदिर को 1670 के लगभग जो बना था उसको औरंगजेब ने ध्वस्त करवा दिया था। ये भी माना जाता है कि उसको ध्वस्त करवा दिया था। जाट नेता थे सूरजमल, उन्होंने एक राज्य स्थापित किया भरतपुर के नाम से, और उस राज्य की राजधानी भी मथुरा को ही बनाया गया। तो दो बातें, एक तो महाजनपद काल में सूरसेन राज्य की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और दूसरा जाट नेता ने जो भरतपुर नाम से अपना राज्य स्थापित किया, उस भरतपुर राज्य की राजधानी भी मथुरा हुआ करती थी। अब यहाँ दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो मथुरा है तो सबसे पहली चीज यहाँ का दर्शनीय स्थल है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, क्योंकि कृष्ण से संबंधित इस सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है वो किनसे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। दूसरा जो है वो है द्वारिकाधीश मंदिर। दूसरा जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है वो है द्वारिकाधीश मंदिर। और एक और आपको याद रखना है, वो है एक घाट जिसको बोला जाता है विश्राम घाट। सबसे महत्वपूर्ण जो तीन जगह हैं आपको यहाँ दर्शनीय वाली याद रखनी है, उनमें पहली है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, दूसरा है द्वारिकाधीश मंदिर, और तीसरा है विश्राम घाट। इन तीन जगहों को याद रखना। बौद्धों की जो सर्वास्तवादी विचारधारा है उसका जन्म स्थल भी किसको माना जाता है? मथुरा को। यानी मथुरा केवल हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बौद्धों से भी जुड़ा हुआ स्थल है। और बौद्धों के अलावा जो जैनों में दो भाग होते हैं, उनमें से जो एक भाग होता है श्वेतांबरी, श्वेतांबरी, तो श्वेतांबरी जैनों का भी महत्वपूर्ण स्थल है ये मथुरा। अब यहां से प्रश्न कैसे बनता, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थल है, ऐसी कौन सी जगह है जो समान रूप से जैन, बौद्ध और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है, या धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है, या इनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है? तो वो जगह है मथुरा। जैनों का श्वेतांबर, बौद्धों की भी एक धारा, और हिंदुओं के लिए तो बहुत पवित्र स्थल है मथुरा। तो मथुरा से संबंध में इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो समझिए आपके लिए पर्याप्त है। अब चूंकि हम उधर से ही चल रहे हैं तो अगली जगह भी उसी तरीके की निकलेगी। अगला स्थल कौन सा आता है? अगला स्थल आता है वृंदावन। वृंदावन कौन सी जगह? जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं उनके लिए तो स्वर्ग जैसी जगह अगर कोई है तो वो वृंदावन। क्यों? क्योंकि कृष्ण की बाल लीलाओं का जो स्थल है वो वृंदावन। वृंदावन क्यों जाना जाता है? वृंदावन जाना जाता है कृष्ण की बाल लीलाओं
मथुरा में तो केवल जन्म हुआ कृष्ण, वो भी जेल में, लेकिन उनकी समस्त बाल लीलाएं कहाँ हुई? वृंदावन। तो कृष्ण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह, जन्मस्थली से भी महत्वपूर्ण जगह वो जगह है जहाँ पे कृष्ण ने अपना पूरा बचपन गुजारा, जहाँ पे वो खेले, जहाँ पे उन्होंने गायें चराई, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बाल लीलाएं दिखाई। तो वृंदावन भी कृष्ण भक्तों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं जरा उनको देख लेते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है गोविंद देव मंदिर। कौन सा मंदिर? गोविंद देव मंदिर। ठीक है, एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है गोविंद देव मंदिर। अब इस मंदिर की खासियत क्या है कि ये जो मंदिर है वो सफेद पत्थर से बना हुआ है और द्रविड़ शैली में है। ठीक है, एक तो पहली चीज क्या है, सफेद पत्थर से बना है, सफेद पत्थर से, और शैली इसकी कौन सी है? द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली मतलब दक्षिण भारतीय जो शैली है मंदिर निर्माण की, उस शैली के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मंदिर भी हैं। कौन कौन से? एक तो बिहारी जी हैं, एक तो राधा वल्लभ जी हैं। तो जो और भी महत्वपूर्ण जगह हैं उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगह है? एक जगह है बिहारी जी मंदिर, ठीक, दूसरी जगह है राधा वल्लभ मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ पे जो याद रखना है बस यही चीजें याद रखनी है कि घूमने लायक जगह कौन कौन सी हैं। राधा रमन मंदिर है, श्री गोपीनाथ जी मंदिर है, राधा रमन मंदिर, श्री गोपीनाथ, श्री गोपीनाथ जी मंदिर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो जहाँ पे है। ठीक है, शाहजी मंदिर और अष्ट सखी जी के मंदिर, शाहजी मंदिर, शाहजी मंदिर और अष्ट सखी मंदिर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जो कि वृंदावन। सबसे महत्वपूर्ण जगह मैंने बता दी कौन सी? एक तो याद रखना है आपको गोविंद देव मंदिर, फिर बिहारी जी का मंदिर यही है, राधा वल्लभ मंदिर यही है, राधा रमन मंदिर यही है, राधा वल्लभ राधा रमन ऐसे करके आप याद रखेंगे। गोपीनाथ जी मंदिर है, शाहजी मंदिर है, और राधा से ही संबंधित एक और नाम आप याद रख सकते हैं, वो नाम कौन सा है? अष्ट सखी मंदिर। इसके अलावा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जगह अगर कोई है जिनके लिए रसखान भी परेशान थे कि हमें तो यहीं रहना है, जगह कौन सी है? निधिवन। निधिवन भी कहाँ है? गोकुल में ही, वृंदावन में ही है। इसके अलावा जो करील के कुंजों की बात की जाती है, वो करील के कुंज कहाँ मिलते हैं? गिरि कुंज में। ठीक है, कौन सी जगह पे? गिरि कुंज में। ये भी महत्वपूर्ण स्थल यहाँ का है। इसके अलावा कुछ घाट यहाँ पे हैं, वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण घाट का नाम आपको देखने को मिलता है, किसका? इसको मैं हटा दूं जरा। एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आपको सुनने को मिलता है और वो है कालीदह। सुना ही होगा, कालिया नांग वाला, वो कालीदह भी यहीं पे है। ठीक, इसके अलावा केसी घाट, केसी घाट, केसी घाट के अतिरिक्त बंसी घाट। ठीक है, केसी घाट, बंसी घाट, कालीदह, ये कुछ प्रमुख घाट यहाँ पर हैं। और 2012 में एक महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, कृपालू जी महाराज, कृपालू जी महाराज। ठीक है, उन्होंने इटालियन पत्थर का प्रयोग करके, कौन सा पत्थर? इटालियन पत्थर। ठीक है, इटालियन पत्थर या इटालियन संगमरमर का प्रयोग करके एक मंदिर बनवाया जो कि पूरे वृंदावन की शान है। सबसे ज्यादा भीड़ वहां होती है और उस मंदिर का नाम है प्रेम मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? प्रेम मंदिर। और ये आपके लिए एक अच्छा प्रश्न हो सकता है कि प्रेम मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा प्रेम मंदिर स्थित है कहां? वृंदावन। ठीक है, अगला, अगली जगह आती है और वो जगह है कौन सी? गोकुल। कृष्ण से जुड़ी चीजें ही निकल रही, कृष्ण से जुड़ी जगह ही निकल रही। गोकुल, यहाँ पे ये वो जगह है जहां मथुरा से निकलने के बाद कृष्ण पहुंचाए गए, वो जगह है गोकुल। तो महत्वपूर्ण कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है, तो महत्वपूर्ण जगह तो ये भी हो जाएगी। गोकुल में जो महत्वपूर्ण जगह है उनमें दो तीन जगह बड़ी,
नंद के घर पहुंचे थे तो नंद किला यहीं पे। बलराम के साथ बड़ी बाल लीलाएं हैं कि बड़े भाई, तो दाऊ जी का मंदिर भी यहीं है। एक गोकुल में है गोकुलनाथ मंदिर यहाँ पे। तो दो चीजें ज्यादा जरूरी है। एक तो आपको याद रखना है कि नंद किला यहाँ क्या है, नंद किला। और एक आपको याद रखना है दाऊ जी का मंदिर यहाँ पे, ठीक है। ठकुरानी घाट भी हालांकि यहीं पे है, ठकुरानी घाट वो भी यहीं पे है। ये भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। यहीं से थोड़ी सी दूरी पे एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम आपको याद रख लेना है। उस जगह का नाम है रावण। बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। क्यों महत्वपूर्ण जगह है? जो राधा जी थी, ये राधा जी का जन्म स्थल था, ठीक है। ये वो जगह थी जहां पे राधा का जन्म हुआ था और जगह का नाम था रावल। तो रावल भी कहां पड़ता है? गोकुल के समीप ही। महावन का कृष्ण का पालना इसको कहते हैं। महावन जो है उसको कृष्ण का पालना कहा जाता है। यहाँ पे योग माया मंदिर, 84 खंबा मंदिर, ये भी दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। योग माया मंदिर और एक जो है 84 खंभा मंदिर, ये दो महत्वपूर्ण जगह भी, दो महत्वपूर्ण चीजें भी यहीं पे हैं, योग माया मंदिर और 84 खंबा मंदिर। इसके अलावा ब्रह्मांड घाट भी यहीं पे, ठीक है। ब्रह्मांड घाट, ठकुरानी घाट, ये दो घाट, दाऊ जी का मंदिर, नंद का किला, योग माया मंदिर, 84 खंबा मंदिर, ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें हैं कहाँ की? गोकुल की। अब गोकुल के बाद अगली जो महत्वपूर्ण जगह है यहाँ की, उस जगह का नाम है नंदगांव। नंदगांव भी बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। नंदगांव क्यों ना महत्वपूर्ण हो? नंदगांव की पहली खासियत तो यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, नंद भवन, यानी नंद बाबा का जो भवन है वो ये है यहाँ पे, ठीक है। नंद बाबा का घर है यहाँ पे और एक मंदिर यहाँ पे है, पहाड़ी पे स्थित है। तो दो चीजें नंदगांव की भी आपको याद रखनी है, पहाड़ी पे स्थित एक मंदिर है और नंद का घर। अब कोई जगह क्या छूट रही है मथुरा के आसपास जिसकी चर्चा हो जानी चाहिए? तो शायद एक जगह आप अभी छोड़ रहे हैं, और वो जगह है कौन सी? चित्र में आपको दिख गया है, वो जगह है कौन सी? गोवर्धन। गोवर्धन का उल्लेख हम ना करें तो इसका मतलब हमने कृष्ण जन्मस्थली और कृष्ण की कार्यस्थली जो है उसके बारे में हमने बातचीत नहीं की है। दरअसल बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोवर्धन का कुछ हिस्सा राजस्थान में भी पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, गोवर्धन का कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में भी पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में है इसका, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है वो राजस्थान में पड़ता है। इसका जो परिक्रमा का पथ है वो 21-22 किलोमीटर का परिक्रमा का पथ है। ये इसकी जो ऊंचाई है अप्रोक्सीमेट 100 फीट है। यहाँ पे कुछ कुंड और कुछ सरोवर है। जब वो परिपथ में आप घूमते हैं, वहां पे जब आप घूमने जाते हैं तो वहां पे कुछ कुंड है और कुछ सरोवर है। कभी कभी क्या होता है, उनके नाम वाम पूछ दिए जाते हैं कि ये कहाँ पे है, ऐसे करके अगर कभी कोई प्रश्न बनता है तो जरा उनको याद रखने के लिए कुछ चीजें देख लीजिए। एक तो यहाँ पे मिलेगा क्या? मानसी गंगा, ठीक है, मानसी गंगा। एक तो ये नाम याद रखना है। दूसरा नाम आपको याद रखना है राधा कुंड, ठीक है। दूसरा नाम कौन सा याद रखना है? राधा कुंड। तीसरा एक और नाम याद रखना है, कुंड में ही राधा कुंड हो गया और श्याम कुंड ना हो तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। राधा कुंड के बाद एक नाम याद रखना है श्याम कुंड। इसके बाद एक सरोवर है जिसको कहा जाता है कुसुम सरोवर, ठीक है, कुसुम सरोवर हो गया। और पांचवी एक और जगह है, या इतना ही रखो, इतना पर्याप्त है। मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड और कुसुम सरोवर, ये याद रखिए। राजस्थान में इसका थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, ये याद रखिए। एक जगह और छोटी सी पड़ती है वहां पे, उसको भी थोड़ा देख लीजिए भाई। बल्कि एक जगह नहीं, अभी एक और जगह होगी, बरसाना भी होगा। अगली जगह जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा है, दाऊ जी लिखा है। मथुरा से ये लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे एक मंदिर है प्रसिद्ध, दाऊ जी का मंदिर। यहाँ पे देव छठ को और अगहन की पूर्णिमा को दो कुल मिलाकर के मेले यहाँ पे लगते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं राधा के घर पे और जगह का नाम है बरसाना, ठीक है। कौन सी जगह है? बरसाना पे आता है। बरसाना से संबंधित 4-5 फैक्ट हैं। पहला तो ये है कि भाई ये कोसी नदी के समीप जो
आगरा दिल्ली मार्ग है वहां पे स्थित है। दूसरा यहाँ की, ओह देख पा रहे होंगे चित्र मैंने यूज किया है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कुछ है तो बरसाने की लठमार होली प्रसिद्ध है। और इसका जो मूल नाम है, बताया जाता है कि ब्रह्मशाणी इसका मूल नाम हुआ करता था। यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेम मंदिर बनवाया गया था कृपालु जी महाराज के द्वारा, वैसे ही यहाँ पे रंगीली महल एक मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है बरसाना में? रंगीली महल मंदिर। ठीक, मंदिर का नाम है रंगीली महल मंदिर। तो ये रंगीली महल मंदिर आपसे पूछा जा सकता है कहाँ है। और प्रतिवर्ष राधा अष्टमी को यहाँ पे एक मेला लगता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने वीडियो, हाँ ठीक है, 25-25 मिनट का हो गया, ठीक ठाक लेंथ का एक वीडियो बन गया है। हम बहुत जल्दबाजी में नहीं है, हमने कहा था कि 2 वीडियो में बचा हुआ भाग निपटाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं निपटता तो ऐसी कौन सी जल्दी है, अभी यूपीपी का एग्जाम काफी लंबा है और हमारा ये उद्देश्य भी नहीं है कि हम बहुत जल्दी घसीटते हुए आगे बढ़े। तो धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ेंगे, आराम से चीजों को समझते हुए आगे जाएंगे। तो और जो जगहें छूट गई हैं, अभी रह गई, उन जगहों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। और एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे जिज्ञासा के व्हाट्सएप, जिज्ञासा का जो व्हाट्सएप है उसका लिंक दिया गया। ठीक है, जिज्ञासा का जो व्हाट्सएप है उसका लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां एक लिंक दिया गया है, तो आप वहां पे लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रोजाना लगभग 15 प्रश्नों की 15 प्रश्नों की एक क्विज करते हैं, जिससे कि आपका बढ़िया रिवीजन होता रहे। कोई पीडीएफ अगर हमें देनी होती है तो वो पीडीएफ भी आपको वहीं मिलती है, इन वीडियोस के लिंक आपको वहीं मिल जाएंगे। और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं या अतिरिक्त स्टडी मटेरियल अगर हमारे पास होता है तो हम लोग वहीं पे उसको डाल देते हैं। तो आप करेंगे ये कि व्हाट्सएप पे पहुंचना है आपको, लेकिन कैसे पहुंचना है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां लिंक है व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए, तो उसको आप क्लिक करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। उसको फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लेंगे तो उस पर आप लगातार जुड़े रहेंगे। रोजाना आपको इन 15 प्रश्नों की क्विज में भाग लेने को मिलेगा, एक मौका मिलेगा आपको भाग लेने के लिए। तो मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। कल हम शुरुआत करेंगे बिठूर से, गंगा के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल बिठूर, वहां से शुरुआत करेंगे और आगे जहां तक पहुंचेंगे वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए तब तक जिज्ञासा के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।